RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. कोड है। और लेकिन आज हमारे पास जो मुख्य अतिथि हैं, जो वक्ता हैं, वो अपने आप में एक पारंगत एक्सपर्टीज है। मतलब हिंदुस्तान का ऐसा कोर लीडर नहीं है जो उनके संपर्क में नहीं रहता होगा, और हिंदुस्तान की ऐसी कोई शख्सियत नहीं जो उनसे कभी जाने अनजाने में सलाह नहीं लेता होगा, और ये उन्हीं की पुरानी तस्वीर है। अब आप समझ लीजिए कि क्या जीवन में परिवर्तन आ सकता है। एक कैसी आंखें और इन आंखों में भविष्य के सपने। और जो बात मैं कहा करता हूं कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, तो कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। और उन्होंने अनेकों पारितोषिक हासिल किए हैं। उनके व्यक्तित्व विकास की यात्रा है आरसीएम, और ये आरसीएम इस बात का प्रमाण है कि वो आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और संपूर्ण विकास करता है। और उन्होंने मतलब इतने सालों के अनुभवों से अपनी विदेशी यात्राएं की है, कई तरह के अवार्ड हासिल किए हैं, एकेडमी के ढेर सारे प्रोग्राम उन्होंने अपनी टीम के लिए आयोजित कराए हैं, एक से एक बेहतरीन आयोजनों के वो मुखिया रहे हैं, और भी कई सारी पारंगत हैं। और आज बहुत अच्छे सलाहकार, बहुत अच्छे गाइड, बहुत अच्छे कोच और बहुत अच्छे मार्गदर्शक के तौर पर वो हम सब के लिए काम करते हैं। और मेरे लिए तो खासतौर से जब भी मैं कहीं अटक जाता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं रुक जाती है, तो मुझे किसी मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो मैं बिना किसी डर के आत्माराम जी को फोन लगा लिया करता हूँ, और मुझे सही सलाह मिल जाती है और मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। ऐसी शख्सियत को मैं आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूँ। तो बिना किसी विलंब के आज पूरा सेशन उनका है, और आज मैं चाहूंगा कि आप डायरी और पेन लेके बैठें ताकि आप वो नोट्स बना सकें, जिससे आपके घर में नोट आते रहें। अगर उनकी बातों के नोट्स आपने बनाए तो आपके घर में नोट्स आते रहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान के भंडार और अनुभवों के भरपूर आत्माराम जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो प्लीज आज अपने अनुभवों और अपनी नॉलेज से इस परिवार को लाभान्वित करें, ये परिवार आगे बढ़ने में पूरी तरह से सक्षम बने। थैंक यू। ओवर टू आत्माराम जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं गुरुदेव आपका, जो आपने इस पत्थर को हीरा बनाया, इसको तराशा और तराश के यहाँ बैठाया। पता नहीं क्यों मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि अगर बीसी छाबड़ा जी नहीं होते तो ये आत्माराम इस रूप में कभी दुनिया के सामने नहीं होता। ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है सारा का सारा। जो भी आज मैं हूँ, ये जो भी आपने मेरे कुछ फोटोज देखे, वो सब कुछ जो है ना, वो पूरा 180 डिग्री एंगल से अगर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, तो उस लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में केवल और केवल एक शख्स का अगर मैं शुक्रिया अदा करूं तो वो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी है। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आरसीएम बिजनेस में जब आया, मैंने पहली जो इवेंट अटेंड की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पहला 400 लोगों का एक सेमिनार जो राजाराम जी ने करवाया 2001 में, और उस प्रोग्राम में मैंने गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को सुना। और मैंने एक सपना देखा था कि काश अगर ये मेरे पिता होते तो पता नहीं आज मेरी जिंदगी कैसी होती। मैंने इनको पिता का दर्जा दिया, पिता का स्थान दिया, गुरु का दिया, भगवान का दिया, जो भी मेरी नजरों में मतलब सबसे सर्वोच्च स्थान अगर किसी शख्स के लिए हो सकता है तो वो स्थान मैंने गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी के लिए रखा। बीच में मैं थोड़ा भटका, मैं बिजनेस से बाहर हुआ, फिर मैं वापस आया, और फिर गुरुदेव का एक और प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। और उस प्रोग्राम ने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर ये विश्वास ला दिया कि अगर मैं इनका आशीर्वाद पालूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। और मैं कभी भी मेरे को पता चला कि बीसी छाबड़ा जी का कहीं प्रोग्राम है तो मैं वहां मेरे लोगों को लेके पहुंच गया। चाहे वो शुरुआत में कर्ज लेके रायपुर के जनकार थिएटर के अंदर, जगदलपुर के जनकार थिएटर में, चाहे बिलासपुर से लोगों को ले जाना हो, चाहे वो दिल्ली जम्मू से बिलासपुर से जम्मू की टीम मीटिंग में लोगों को लेके जाना हो, चाहे वो दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में टीम को लेके जाना हो, चाहे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लेके जाना हो, चाहे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में लेके जाना हो, चाहे भिलवाड़ा के अंदर लेके जाना हो, और चाहे अहमदाबाद में लेके जाना हो, चाहे कलकत्ता में लेके जाना हो, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का सेमिनार मेरे को जहां भी पता चला, मैं मेरी टीम को लेके पहुंच गया। क्योंकि मुझे एक चीज का पता था, एक चीज का पता था कि अगर मैं मेरे लोगों को बीसी सर का आशीर्वाद दिलवा दूं तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि आप जब देखिए, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शिक्षा दी थी
बट अर्जुन से अच्छा धनुर्धर एकलव्य इसलिए बन पाया क्योंकि उसने द्रोणाचार्य को दिल से गुरु स्वीकार किया। अर्जुन के द्रोणाचार्य जो गुरु थे ना, वो दिल से नहीं थे, वो थोपे हुए गुरु थे। और थोपे हुए गुरु में और दिल से माने गए गुरु में बड़ा फर्क होता है। तो मैंने गुरुदेव का कभी अर्जुन बनने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा एकलव्य बनने की कोशिश की। और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी मुझे इस मंच पे इनवाइट कर रहे हैं, और ये मेरी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम डे में से एक डे है आज का, और ये दिन मैं मेरी जिंदगी में कभी भूल पाऊंगा। मैं गुरुदेव का अगर कर्ज उतारना चाहूं तो इस जीवन में जो कर्ज इनका मेरे ऊपर है वो मैं उतार ही नहीं सकता। आप बोलो सर इससे उतर जाए उससे उतर जाए, कुछ भी करवाया, मेरे चमड़ी की जूती बना के पहना दूं ना मैं सर को, तो भी गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का कर्ज में नहीं उतार सकता। इनका बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और मेरे बारे में जो भी सर ने बोला वो बहुत ज्यादा बोला है, मैं उतने के काबिल नहीं बन पाया हूँ, अभी उतने के लायक नहीं बन पाया हूँ, बट प्रयास करता हूँ हमेशा कि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को अगर मेरे बारे में कुछ बोलना हो तो वो एक ही शब्द बोले कि आत्माराम ठीक आदमी। तो मैं हमेशा ठीक बनने की कोशिश में रहता हूँ। आज बहुत सारी मातृशक्ति के सामने, बहुत सारी बहनों के सामने, टॉप लीडर्स के सामने मेरे को बैठ के बोलने का मौका जो ये गुरुदेव ने दिया, ये मंच मुझे दिया, उसके लिए मैं आप सभी बहनों का और आप सभी लीडर्स का और लेडी लीडर का खास तौर से और गुरुदेव का शुक्रिया एक बार पुनः धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरी जो जिंदगी स्टार्ट हुई थी वो बड़ी खतरनाक हुई थी। मतलब मैं इस दुनिया में आया, आज कुछ आपको ऐसे इंटरनल बातें बताऊंगा जो शायद आपने मेरे किसी सेमिनार में या स्टेज पे नहीं सुनी होगी, बट आज गुरुदेव सामने है तो मैं चाहूंगा कि वो चीजें गुरुदेव को भी थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं कि गुरुदेव आपने जिस बच्चे को इस धरती पे ये जो इंसान बनने का अवसर दिया, ये बहुत बड़ा, ऊपर वाले ने आपको ये मैसेज दिया होगा, या ऊपर वाले ने आपके अंदर ऐसी कोई शक्ति भरी होगी या ऐसी कोई प्रेरणा भरी होगी, या उसने आपको निमित्त किया होगा मेरे लिए कि भाई ये एक लड़का मैं भेज रहा हूँ। क्योंकि मेरे से पहले 4 बच्चे पैदा हुए थे गुरुदेव हमारे घर में, मेरी माँ के, और चारों एक्सपायर हो गए थे। 4 बच्चों की डेथ होने के बाद 5वां में पैदा हुआ था। और जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बचपन में ही डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये बच्चा शायद बच नहीं पाएगा, ये बच्चा बच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे में बहुत सारी, मेरी माँ मतलब बहुत वीक होती थी और मैं बहुत वीक पैदा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि मैं बच गया। मेरे बाद में मेरी एक सिस्टर पैदा हुई, और सिस्टर पैदा हुई तो बहुत ज्यादा डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होने की, क्योंकि उस समय डॉक्टर बहुत दूर होते थे और मेरे पापा बहुत भागे थे। पहले एक वैद्य को लेके आए, फिर उन्होंने कहा नहीं यार मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। उस समय एक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आता है जो डिलीवरी के दौरान यूज किया जाता है, लेकिन वो उस समय बहुत मुश्किल से बड़े शहरों में मिलता था और बड़ा शहर दूर था। और मेरे पापा जब तक शहर पहुंचते, वहां से जीप लेके जाते और मेरी माँ को वापस लाते, तब तक ज्यादा खून बहने की वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई थी। माँ की डेथ होने के बाद में मेरी जिंदगी बड़ी कष्टदायी थी। मेरी बहन जो थी उसको मेरी मौसी, जो मेरी माँ की सगी सिस्टर थी दूसरी, जो मेरे ताऊ के घर में थी, वो लेके चली गई। लेकिन मेरे को मेरे पिताजी ने पास में रखा, वो बड़ा लाड प्यार रखते थे मेरा। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मेरे को पाला, बड़ा किया। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हुआ था और मेरे घुटने जाम हो गए थे। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, मैं थोड़ा ठीक हो गया। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मैं दोबारा बीमार हो गया, और इतना ज्यादा बीमार हो गया कि मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर 9वीं क्लास पास की, 10वीं क्लास एडमिशन हुआ। मेरी जिंदगी का है कि मेरे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, और मेरे को डॉक्टर इसलिए नहीं बनना था कि मेरे को डॉक्टर के प्रोफेशन में कोई ज्यादा मजा आता है। बनना चाहता था कि डॉक्टर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, पैसे खूब कमाते हैं। मेरे चाचा जी थे वेटरनरी डॉक्टर थे, तो मैंने कहा यार मैं वेटरनरी तो जिंदगी में मजा, और मैं वो सपना पूरा करने के लिए खूब पढ़ाई करता था, खूब पढ़ाई में मन लगा के पढ़ता था, रहता था। लेकिन 10वीं में मैं बहुत बीमार हुआ, मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर भी मैं पढ़ाई पिताजी के पास में 400 रुपए नहीं थे उस प्रवेश पत्र को लेने के लिए जिसको मैं लेके पेपर दे सकता था। मेरे पिताजी ने मेरे को 500 रुपए दिए जब मैंने 400 रुपए मांगे, तो उन्होंने कहा तेरी दवाई खत्म हो गई, चाहे तो दवाई ले आ बीकानेर से और चाहे तो पेपर दे आ। जहान है तो जहान है। मैंने इस थ्योरी को अपनाया, मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया और मैं दवाई लेने बीकानेर गया। वहां मेरे पिताजी थे जो अभी रिटायर हो गए, उस समय पुलिस में हवलदार थे। मैंने उनसे पूछा, मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। वो चाहते तो मुझे 400 रुपए दे सकते थे, आज मेरे को ऐसा लगता है, बट वो ऊपर वाला नहीं चाहता था कि वो 400 रुपए मुझे दे। उन्होंने एक बार भी मेरे को नहीं बोला
ही भिक्षा दे दे। उनका बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी पेट तो भर ही लेगा। बोरिड हो ना, मतलब बोझा होके भी पेट भर लेगा, कुली का काम करके भी पेट भर लेगा। तेरे को तो इलाज पे फोकस करना चाहिए। और मेरा इलाज हुआ और मैं फिर ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे घर में एक रिलेटिव आए, उनको किराना शॉप पे एक आदमी की जरूरत थी और मैं कोई काम नहीं कर पाता था, इसलिए मैं उनकी दुकान पे चला गया। 400 रुपए महीना में 92 में मैंने किराना शॉप पे नौकरी शुरू कर दी। 6 महीने नौकरी करने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई, जो मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को सुन रहे हैं और ये यूट्यूब लाइव जा रहा है, तो ये पूरा सुन रहा होगा इस प्रोग्राम को। जिंदगी में आप कभी भी या तो अमीर बनने का स्वप्न मत देखना, और अगर देखो तो नौकरी का स्वप्न मत देखना। गुरुदेव के शब्दों में बोलूं तो नौकरी वो है, माफी चाहूंगा नौकरी वाले लोग इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, ये गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का स्टेटमेंट है, पूरे हिंदुस्तान में बोला हुआ और हमारे तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। नौकरी वो है जो आपको भूखा मरने नहीं देती, चैन से सोने नहीं देती और अमीर कभी होने नहीं देती। ये गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला के करोड़ों लोगों के सामने ये बोला है, और मैंने इसको महसूस किया है, मैंने इसको देखा है। और मेरी टीम में जितने भी गुरुदेव जैसे बता रहे थे क्लास 1 ऑफिसर, चाहे वो पारासर जी है बिलासपुर से, गजेटेड ऑफिसर है पारासर जी, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो, और बहुत सारे साथी है, बहुत हायर रैंक के लोग मेरी टीम में है। मैं 9वीं पास हूं, बट मेरी टीम में कोई भी 9वीं पास नहीं है। मैं 9वीं पास हूं लेकिन मेरी टीम में कोई 9वीं पास नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी द्वारा दिया गया नॉलेज, गुरुदेव द्वारा दिया गया मार्गदर्शन। मैंने 6 महीने नौकरी की तो मेरे को एक पता चल गया कि ये 400 रुपए सेठ जी देते हैं, ये 400 रुपए में मेरी दवाई आती है। मैं थोड़ा ज्यादा कोशिश करूंगा तो ये 800 दे देंगे, लेकिन ये कभी 8000 नहीं दे सकते। और अगर मुझे अमीर होना है तो मुझे 400-800 नहीं चाहिए, मुझे तो 8000 और 80,000 और 8 लाख वाला काम चाहिए। इसलिए मेरी दुकान के सामने एक झोला छाप डॉक्टर होते थे, मैंने उनसे डॉक्टरी सीख ली पार्ट टाइम में। मेरी जिंदगी में पार्ट टाइम काम बहुत सारे किए मैंने, और यही कारण था कि मैं आरसीएम कर पाया, क्योंकि मैंने हमेशा किसी काम के साथ में एक काम के साथ दूसरा काम हमेशा करने का ऑप्शन सोचा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, कारवार मेरे पास उस समय नहीं थी, मेरे को मालूम ही नहीं था कि स्टेपनी क्या चीज होती है, लेकिन बाद में मेरे को पता चला लाइफ में आपके पास स्टेपनी हमेशा होनी चाहिए। देखिए मैं कहानी सुनाऊंगा ना, उसमें बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आएंगे, तो आप सिर्फ ये मत सोचना कि कहानी सुन रहे हैं, मैसेज जो बाद में होंगे तो वो नोट बना लेंगे। अगर आपको कुछ लिखना है तो साथ के साथ लिख लीजिएगा, क्योंकि कहानी खत्म होगी, मीटिंग खत्म हो जाएगी। जो भी मैसेज है मैं मेरी लाइफ से रिलेटेड मैसेज मैं आपको देता हूँ। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, गुरुदेव ने आपको बिल्कुल सच बोला। मैं भूखा रहता हूँ हमेशा किताब पढ़ने के लिए, और मेरे को दुनिया के बेस्ट सेलिंग लेखक की कोई भी किताब मिल जाए हिंदी में, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, खरीद लेता हूँ और पढ़ देता हूँ। आजकल तो मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश वाले भी पढ़ने की। तो मैंने हमेशा एक चीज देखी है, आपके पास जिंदगी में, मैंने एक बार एक डायमंड का टेप सुना था, और उस टेप में उस डायमंड ने कहा था, मुसीबतें जिंदगी में कभी भी आती है ना तो वो पूछ कर नहीं आती है। मुसीबतें, तकलीफें, दुख, समस्याएं जिंदगी में कभी आपको पूछ कर नहीं आती है, और वो जब आती है ना अकेले नहीं आती है। वो जब भी आती है ना अकेले नहीं आती है, एक के साथ एक फ्री आती है। और आपको हमेशा उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप कह दो जी मैं क्यों तैयार रहूं मुसीबतों का स्वागत करने के लिए? अरे तैयार नहीं रहोगे तो वो आएगी उस दिन खराब कर देगी। अभी सीरिया में और तुर्की में भूकंप आया, भविष्यवाणी पहले की गई थी। जो लोग उस भूकंप से पहले तैयार थे कि भूकंप आ सकता है, हमें सिखाया जाता है नेगेटिव सोचना नहीं है, बट सुरक्षित होने के लिए नेगेटिव सोचना जरूरी होता है। कोई भी इंसान बीमा इसलिए नहीं खरीदता कि उसको ये पता है 100 साल नहीं मरेगा और बीमा खरीद। वो कहता है यार बीमा इसलिए खरीदना है, भगवान ना करे 100 साल जीने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो वो नेगेटिव सोचा, उसने नेगेटिव सोचा तो इंश्योरेंस खरीद पाया। तुर्की में जिन लोगों ने सोचा अगर यार भूकंप की भविष्यवाणी है, अगर आ गया तो वो बच गए, उनकी जान बच गई। 50,000 से ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन जिन्होंने ये सोचा कि अगर भूकंप आया तो वो बच गए। जिन्होंने सोचा आएगा तब देखेंगे, चले गए। तो मैंने हमेशा लाइफ में ये सोचा है कि कार चाहे मारुति 800 हो,
और चाहे 2 करोड़ की मर्सिडीज हो। मैंने वत्स साहब की कार की डिक्की खोल के चेक की थी मर्सिडीज की कि उसमें स्टेपनी है या नहीं है, उसमें भी है। मतलब चाहे आप काम छोटा कर रहे हो चाहे आप बड़ा कर रहे हो, आपके पास लाइफ में एक स्टेपनी होनी चाहिए। और जब मैं वो दुकान पे किराना शॉप पे नौकरी कर रहा था तो मैंने वो स्टेपनी के तौर पे पार्ट टाइम में डॉक्टरी को सीखा, झोला छाप डॉक्टर बनना सीखा, क्योंकि मेरे को लगा मैं पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन पाया, बट मैं ये वाला डॉक्टर बन जाऊं तो भी काम चल जाएगा। और मैंने सीखा और सीखने के बाद में वहां से एक और डॉक्टर के पास आ गया, फिर एक और डॉक्टर के पास आ गया, इस तरह करके मैंने वो झोला छाप डॉक्टरी सीखी। लेकिन वो जब करने लगा ना तो 3-4 साल बाद एहसास हुआ यार ये काम लोगों के जीवन से ज्यादा खिलवाड़ कर रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन देते थे, उधार में होता था गाँव में, तो मैंने वो धंधे को छोड़ दिया और मैंने मेरे पुराने पुश्तैनी व्यवसाय खेती किसानी को अपना लिया। खेती किसानी जब मैंने की तो उसके अंदर भी कोई ज्यादा किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पिताजी खेती संभालते थे, वो इनसे ठेके पे जमीन लेते थे, वो उनकी डेथ हो गई कैंसर की वजह से, तो वो भी नहीं मिली। मेरी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, 2 बेटियां 1 बेटा। जिंदगी बड़ी टफ हो गई थी, बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी, तो मैंने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। सब्जी वाले काम में भी कुछ ज्यादा नहीं बना, तो मेरे एक दोस्त की सलाह पे मैंने दूध बेचना शुरू किया। और दूध बेचते बेचते एक दिन मेरे एक दोस्त ने फोन किया, आत्माराम जी मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा अगर आप मेरी दुकान पे आओगे। और मैं उसकी दुकान पे चला गया और उसकी दुकान पे जाके मैंने उससे फ्री के बिजनेस का पूछा और संयोग से वो बिजनेस आरसीएम बिजनेस था। उसने मेरे को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया, बट मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मेरे को समझ में नहीं आया। पहली बार ये बिजनेस किसी को भी बताया जाता है ना, 99% केसेज में ये दिमाग में घुसता ही नहीं। उसने मेरे को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। 1260 रुपए की उस समय ज्वाइनिंग होती थी, ये बात 18 सितंबर 2002 की है। और मैं किसी भी सूरत में ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं 2000 रुपया दूध बेच के कमाता था। अगर उसमें 1260 का कपड़ा ले लूंगा तो मुझे पता है घर में जाते ही मेरी बीवी मेरे को मारेगी, क्योंकि वो घर में बहुत सारी चीजें मंगवाएगी, मैं लेके नहीं आऊंगा तो झगड़ा तो होगा। ज्यादातर झगड़े पैसे की तंगी से होते हैं, अदरवाइज मियां बीवी के ज्यादा झगड़े नहीं होते हिंदुस्तान में। तो मैं बड़ा परेशान था। वो मेरे को कह रहा है जिंदगी बदल सकती है, मेरे को लगता है वो बेवकूफ बना रहा है। 2 घंटे उसने मेरे को प्लान दिखाया, 2 घंटे उसने मेरे को समझाया, मेरे को नहीं समझ में आया। 2 घंटे बाद उसने मेरे को बोला चाय पिएगा? मैंने कहा हाँ। तो वो बोल के आया एक दुकान में चाय का। मैंने उसको बोला था यहीं से आवाज लगा दो चाय तो भेज देगा, वो सामने ही दुकान थी। बोलता है नहीं बोल के आऊंगा। वो चाय का बोल के आया और उसके बाद में वो चाय आई, और जैसे ही हम चाय पीने लगे, एक स्टीम कार जो उस समय बड़ी लग्जरियस कार मानी जाती थी, मारुति स्टीम, वो कार आई और उस कार में से एक गोरा चिट्टा आदमी बाहर निकला और उस शख्स ने आके मेरे से हाथ मिलाया, बोला हेलो आत्माराम जी क्या हाल चाल है। मैंने कहा साहब मैं आपको जानता ही नहीं, आप मेरे को कैसे जानते हो? उन्होंने बोला आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध जो बेचते हो। मैं बड़ा परेशान हूं कि यार इस आदमी ने जिंदगी में कभी मेरे से एक बूंद दूध नहीं लिया, इसको क्या मालूम मैं दूध बढ़िया बेचता हूँ कि घटिया बेचता हूँ। बट खैर एक बड़े और अमीर आदमी ने मेरे से हाथ मिलाया, मेरी ये खुशनसीबी थी। मैंने उनको बोला चाय लीजिए साहब, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चाय आप लोग। वो मेरा दोस्त था उसने अपनी चाय उनको दे दी, बोला अंकल ये ले। मैंने कहा अंकल? बोला हाँ ये मेरे अंकल है। मैंने कहा ओके बहुत बढ़िया। तभी उसने आवाज लगाई एक चाय भेजना। मैंने उसको पूछा यार पहले तू जाके बोल के आया था, तो अब अदरक वाली नहीं चाहिए क्या? बोला नहीं, मैं उसको बोला यार आज थोड़ी ठंड है, चाय पूरे दिन अदरक वाली देना। कई सालों बाद मुझे पता चला वो बेचारा चाय तो अदरक वाली बना रहा था। चाय वो चाय बोलने नहीं गया था, उस चाय वाली दुकान के पीछे एक एसटीडी पीसीओ था, और उस एसटीडी पीसीओ से वो उस अंकल को फोन करने गया था कि अंकल एक प्रोस्पेक्ट तो आ गया बट मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, आप आ जाइए जल्दी से हैंडल करते हैं। तो अंकल थोड़े समझदार थे, उन्होंने मेरा बायोडाटा पहले पूछ लिया और उसी बायोडाटा के आधार पे उन्होंने आके बोला आत्माराम जी, मेरा नाम लिया, क्योंकि उनको पता था इस दुनिया में आदमी के लिए नाम सबसे प्रिय शब्द होता है। किसी भी इंसान के लिए सबसे प्रिय अगर कोई वाक्य है तो वो है उसका नाम। 1 लाख लोगों के बीच में खड़ा होके अगर मैं ये बोलूं कि जितेंद्र शर्मा जी, तो जितेंद्र जी घूम जाएंगे 180 डिग्री एंगल पे, वो बोलेंगे हाँ मेरे को किसी ने पुकारा है। नाम सबसे बड़ा वाक्य होता है किसी इंसान के लिए, सबसे मधुर ध्वनि। डेल कार्नेगी अपनी किताब लोक व्यवहार में लिखते हैं
किसी आदमी का नाम लेके पुकार लो, उसका आधा गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर वो बहुत गुस्से में है और आपका मर्डर करने की कोशिश कर रहा है और आपने उसका नाम लेके पुकार दिया, आधा गुस्सा खत्म हो जाएगा उसका। तो उन्होंने मेरा नाम लिया। दूसरा, किसी भी इंसान की तारीफ सबसे पहले कोशिश कीजिए, ढूंढिए उसकी खूबी क्या है। उन्होंने ये पता लगा लिया था मेरे से मिलने से पहले कि मैं काम क्या करता हूं। मैं दूध बेचता था, तो उन्होंने ये बोला, आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध बेचते हो। भले ही मैं पानी मिलाता था, फैट निकलवाता था, कितना भी काला कलूटा करता, कितना भी ब्लैक एंड व्हाइट करता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं खराब दूध बेचता हूं। उन्होंने मेरे धंधे की तारीफ की। अगर आप किसी इंसान का नाम ले लेते हो और उसके प्रोफेशन की तारीफ कर देते हो, समझ लो वो बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया। आप उसको जैसे मर्जी काटो। और उसके बाद में वो मेरे पास बैठ गए, बातचीत करने लगे। बात करते करते उन्होंने पूछा, आत्माराम जी, गुस्ताखी माफ, आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन दो चीज आपसे, एक चीज पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा, सर पूछिए। बोले, वैसे किसी भी महिला से उसकी उम्र, उन्होंने थोड़ा मजाक में कहा, बट ये हकीकत भी है। उन्होंने कहा, किसी भी महिला से उसकी उम्र और किसी भी इंसान से उसकी आमदनी कभी नहीं पूछी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी महिला बहन से पूछो आपकी एज क्या है, वो शायद सच नहीं बताएगी। 99% 60 साल की बुजुर्ग महिला होगी ना, तो भी बोलेगी अभी तो 45 की। और आदमी से किसी से भी पूछो, वो 2000 कमा रहा है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, फिर भी बोलेगा सर बहुत बढ़िया, खूब कमा लेते हैं, जिंदगी बढ़िया मस्त चल रही है। कोई आदमी इनकम नहीं बता रहे। तो उन्होंने कहा, सर मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, सर पूछो से, मेरे को पूरी किताब 2-2.5 रुपया महीना दूध बेच के कमा लेता हूँ। बोले 2-2.5 से काम चल जाता है? मैंने कहा, हाँ सर, दाल रोटी चल जाती है। बोले, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैंने कहा, सर मेरा गांव में घर के पास में एक सरकारी स्कूल है, जिसमें पहले मेरे पिताजी पढ़े थे, फिर मैं पढ़ा, बच्चे भी उसी में पढ़ रहे हैं। गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे साहब, वहीं तो पढ़ेंगे। उनका यार आजकल कॉन्वेंट स्कूल का जमाना है, कम से कम इंग्लिश मीडियम में तो जरूर पढ़ाने चाहिए बच्चे आपको। मैंने कहा, हाँ सर पढ़ाने चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, तो दूध बेच के ज्यादा कमा लो। मैंने कहा, सर आपको क्या लगता है मैं कम कमाना चाहता हूं? मैं तो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता हूं, लेकिन क्या करूं सर, कमाई होती नहीं है सर, कंपटीशन है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, कंपटीशन है और है, सब कुछ है, नहीं कमा सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज्यादा कमाते हैं। मैंने कहा, हाँ। तो बोले, आप भी ज्यादा कमा लो। मैंने कहा, सर क्या बताऊं मैं। बोले, अच्छा जिंदगी में आप पाना क्या चाहते हो? अगर जिंदगी मौका दे, जैसे गुरुदेव बीसी चावड़ा जी हर मीटिंग में पूछते थे, जिंदगी मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक? हम सब बोलते थे खिलाड़ी। क्यों? गुरुदेव कहते थे, खिलाड़ी हारे या जीते उसको पैसा मिलता है, दर्शक को तो माथा ठोकने का भी देना पड़ता है। तो मेरे को उन्होंने पूछा, अगर जिंदगी मौका दे तो अमीर बनना चाहोगे या गरीब रहना चाहोगे? मैंने कहा, साहब इस धरती पे एक भी आदमी ऐसा मिल जाए ना मेरे को, आप मिलवा दो ना, तो मैं मान जाऊं आपको कि जिंदगी मौका दे और वो गरीब रहना चाहिए, अमीर ना बनना चाहिए। बोले, नहीं बहुत सारे लोग हैं। एक भिखारी मिला था अभी थोड़ी देर पहले मेरे को, मैंने उससे पूछा, भाई कार चाहिए क्या? बोला, हाँ चाहिए, दे दो। बोला, मेहनत करनी होगी? बोला, फिर नहीं चाहिए, आप रखो। ज्यादातर लोग चाहते हैं, चाहते ही चाहते नहीं है। अब चाहते में और चाहते ही चाहते हैं में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने बोला, आप चाहते हो या हर हाल में हर काल में चाहते? मैंने कहा, सर एक बात बोलूं, रास्ता भी लेना तो कुछ भी करना पड़े तो भी अमीर बनना चाहता हूं। और वो अंदर से सोया हुआ ड्रीम मेरा जाग गया कि यार अमीर बनना है। जो बचपन में सपने देखे थे, यार अमीर बनना है, बड़ी कार लानी है, बड़ा घर बनना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, देश विदेश घूमना है, ये करना है, वो करना, वो सारे मेरे जो अंदर के जो सोए हुए सपने थे, जैसे वो गुरुदेव बीसी चावड़ा जी कहते हैं कि कोयले पे जब राख जम जाती है तो कोयले की चमक फीकी पड़ जाती है। मैं आपका सेवक हूं, मैं वो राख हटाने आया हूं। तो उसी तरह से उन्होंने वो अंदर जो मेरे सपनों पे जो परत आ गई थी मिट्टी की, उस परत को उन्होंने हटाया और हटा के और मेरे वो सपनों को वापस हवा दे दी। और जैसे ही हवा दी, मैंने कहा, साहब क्या इस दुनिया में संभव है कि कोई गरीब आदमी अमीर बन सकता है? उनका यस, ऑफ कोर्स, जितने भी अमीर बने वो सारे गरीब थे पहले। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो, जितने ही अमीर बने वो सारे गरीब थे पहले? बोले, यस, आप नाम लो, धीरूभाई अंबानी पहले गरीब थे। धीरूभाई अंबानी के पिताजी टीचर थे, गुजरात में मास्टर थे, बच्चे पढ़ाते थे। और बोले वहां से धीरूभाई अंबानी देश के सबसे बड़े करोड़पति आदमी बन गए।
बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है, उनकी मां लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, और एक गैरेज में रह के बिल गेट्स ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा किया था। और 11वीं क्लास में इसलिए स्कूल से नहीं निकाला था कि बिल गेट्स पढ़ाई में होशियार नहीं थे, इसलिए निकाला था कि फीस भरने के पैसे नहीं थे मां के पास। अमेरिका जैसे देश में भी बिल गेट्स को फीस भरने के पैसे नहीं होने की वजह से निकाल दिया। और बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए मेरे को, बोले ये सारे गरीब थे पहले। मैंने कहा साहब ये गरीब थे और ये अमीर बन गए, तो साहब इसका मतलब मैं बन सकता हूं? बोले यस, चाहो तो बन सकते हो। तो मैंने कहा सर कुछ बताओ ना, कैसे बन सकता हूं? आप तो अमीर आदमी हो, आप तो नौकरी करते हो, आपके पास तो गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, आप थोड़ा सा मेरे को बता दो तो साहब जिंदगी बदल जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? क्या हैंड राइज करके बता सकते हैं? जिंदगी मौका दे तो कितने लोग अमीर बनना चाहेंगे? क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, जिंदगी मौका दे तो सब अमीर बनना चाहेंगे। मैंने जब उनसे पूछा क्या आप वाकई, मैंने कहा सर कोई तरीका बता सकते हो? उन्होंने कहा तरीका तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो तरीका थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मतलब थोड़ा परेशान करने वाला तरीका है। मैंने कहा सर कैसे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं। चलिए आज अमीरी टॉपिक रखेंगे अपन अपना, बाकी चीजें तो आपको वहां से मतलब गुरुदेव के चैनल पे बैठे हो तो आपको तो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। मैं तो आज आपको थोड़ा सा मतलब क्या कि मेरा अनुभव शेयर करने आया हूँ कि ये आत्माराम बना कैसे, वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा साहब कुछ बताओ ना। बोले आपको साइकिल चलानी आती है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हेडराइज को रोक दीजिए अभी। उन्होंने मेरे से पूछा सर साइकिल चलानी आती है? मैंने कहा हाँ। बोले किसने सिखाई? मैंने कहा सर मेरा एक दोस्त था, उसने सिखाई। बोले वो दोस्त को साइकिल चलानी आती थी क्या? मैंने कहा हाँ सर, वो चलानी नहीं आती उसको, तो वो मेरे को कैसे सिखाता? बोले आपको बाइक चलानी आती है? मैंने कहा हाँ सर, दूध बेचता हूँ, बाइक तो चलानी आती है। बोले किसने सिखाई? मैंने कहा मेरे अंकल थे, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो उस समय मेरे अंकल थे और उनके साथ एक दोस्त थे और उनके पास एक राजदूत मोटरसाइकिल होता था। मैंने उनसे एक दिन बोला तो उन्होंने मेरे को सिखाई। बोले वो चलाना जानते थे, उन्होंने सिखाई या कोई और था? मैंने कहा सर जिसको चलानी आती है वही सिखाएगा, जिसको नहीं चलानी आती वो कैसे सिखा देगा? बोले आपको कार चलानी आती है? मैंने कहा नहीं आती है। बोले क्यों? मैंने कहा सर किसी ने सिखाई नहीं मेरे को। बोले हवाई जहाज उड़ाना आता है? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा सिखाया नहीं किसी ने मेरे को। तो बोले आप अमीर नहीं हो, मालूम है क्यों? मैंने कहा सर मालूम नहीं। बोले सिखाया नहीं किसी ने अमीर बनना आपको? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा सिखाने से अमीरी आ सकती है? बोले सर आत्माराम जी, साइकिल जब सिखाने से चल सकती है, मोटरसाइकिल जब चलाने से चल सकती है, कार जब मोटरसाइकिल जब सिखाने से चल सकती है, कार जब सिखाने से चल सकती है, हवाई जहाज जब सिखाने से उड़ सकता है, तो फिर अमीरी कौन से बाग की मूली है जो सिखा दो तो नहीं आ सकती है? मैंने कहा सर आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन सर किससे सीखें? बोले जो अमीर है उससे। उन्होंने कहा इस दुनिया में 99% लोग इसलिए गरीब हैं। अब यहाँ पे मैंने 95 नहीं बोला, 99 बोला है, क्योंकि 5% जो अमीर है ना, 4% जो ऊपर वाले एक के नीचे, वो अमीर उसकी वजह से है कि वो 95 लोग उनके लिए काम करते हैं, लेकिन 1% लोग इसलिए अमीर है कि उनके लिए 99% लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा इस दुनिया में जो भी कोई अमीर या गरीब है ना, उसके पीछे वजह सिर्फ उसका ज्ञान है। देखिए दुनिया में आपको, उन्होंने कहा कितनी क्लास तक पढ़े हो? मैंने कहा सर 9वीं क्लास। बोले कोई दिक्कत नहीं है, 9वीं क्लास तक पढ़े हो तो क्या दिक्कत है? धीरूभाई अंबानी 10वीं फेल थे, वो भी 9वीं पास थे, आप भी 9वीं पास, वो भी 9वीं पास, तो हिंदुस्तान के नंबर 1 अमीर आदमियों में से एक आप बन सकते हो, ये मौका तो आपके पास है। बट धीरूभाई अंबानी अमीर कैसे बने थे वो थोड़ा सा बोले, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा सर बताइए। मेरे को उनकी बातों में मजा आने लग गया। मैंने कहा यार बड़ी, आज तो मैं मेरे दोस्त की तरफ देख, पता नहीं कहां से ये किट लेके बैठा था, लटकाने की कोशिश कर रहा था 3 जोड़ी कपड़े, ऐसे आदमी से मिला 1200 नहीं तो 2500 ले लेते। मैंने कहा साहब धीरूभाई अंबानी? बोले हाँ धीरूभाई अंबानी पहले आपको पता है दुबई में या अरब देशों में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और उनको 100 दिरहम मिलते थे। 100 दिरहम मतलब 100 रुपया दिहाड़ी मिलती थी, वहां की करेंसी दिरहम है तो बोले दिरहम मिलते थे, वो थोड़ा इंडिया की करेंसी से ज्यादा मतलब क्या कि महंगी होती होगी। बोले 100 रुपए रोज उनको मिलते थे, ऐसा मानो।
धीरूभाई अंबानी 100 रुपए लेते थे और वो 100 रुपए में से सामने एक 5 स्टार होटल था, उसमें 2 बार चाय पीने जाते थे। एक बार सुबह जब काम पे आते थे, एक बार शाम को जब काम से छुट्टी करते। वो 2 रुपए में चाय मिलती थी 5 स्टार होटल। ये मेरे बैकग्राउंड में आपको जैसे बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही है, इस टाइप का 5 स्टार होटल होता था उनके पेट्रोल पंप के सामने। वहां जाके वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरते थे, उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और सामने जो होटल था 5 स्टार, उस होटल में जाके वो चाय पीते थे। वहीं उस होटल के पास में एक ठेला था जो 25 पैसे में चाय बेचता। लेकिन धीरूभाई अंबानी 25 पैसे वाली चाय नहीं पीते थे, 2 रुपए वाली चाय पीते थे। तो उनके लोग जो है ना, दोस्त जो है ना, बड़ा मजाक उड़ाते थे। बोला ये देख, काम नौकर का, सपने शेख चिल्ली के। क्योंकि चिल्ली कोई वहां का शेख होता था, बड़ा अमीर आदमी होता था, तो लोग उनका नाम लेके बोलते थे कि काम तो नौकर का कर रहा है और सपने शेख चिल्ली के देख रहा है। लेकिन धीरूभाई अंबानी 5 स्टार होटल में जाके चाय पीते थे। एक दिन जब वो बहुत अमीर बन गए तो किसी पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा कि सर, आप जब गरीब थे तो 5 स्टार होटल में चाय पीने क्यों जाते थे? चाय ठेले पे 25 पैसे की मिलती थी, आप कहते हो बचत करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, लेकिन आपने तो जिंदगी में कभी बचत नहीं की। 100 रुपए कमाते थे तब भी आप चाय 2 रुपए की पीते थे, जबकि वही चाय 25 पैसे में मिलती थी। तो धीरूभाई अंबानी ने कहा, मैं बचत करता था तब भी, लेकिन वो 25 पैसे की चाय में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे का ज्ञान मिलता। जब मैं 2 रुपए की चाय पीने वहां जाता था तो वहां बहुत सारे अमीर लोग चाय पीने आते थे, जो मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते थे और पेट्रोल भरवाने के बाद में उस होटल के आगे जाके खड़ी कर देते थे। एक दिन मैंने होटल के चौकीदार से पूछा कि भैया ये लोग ऊपर क्या करने जाते हैं? तो बोला चाय पीने जाते हैं। तो मैंने कहा यार, अगर मेरे को अमीर बनना है तो मेरे को इन लोगों की संगत करनी पड़ेगी। तो वो संगत के लिए मैं 2 रुपए लगाता था, 25 पैसे की चाय 2 रुपए में पीता था। और वहां से मैंने वो फॉर्मूले सीखे और उन फॉर्मूलों को जीवन में अप्लाई किया। आज धीरूभाई अंबानी अमीर हो गया। मैंने कहा साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अगर अमीर बनना चाहूं तो मुझे कोई 5 स्टार होटल ढूंढना पड़ेगा, फिर वो होटल में अमीर लोगों को ढूंढना पड़ेगा, फिर उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, फिर वहां से आइडिया लेना होगा। उनका यस, इट्स ओनली वन वे, केवल एकमात्र रास्ता है। मैंने कहा सर, फिर तो मेरे शहर में ना तो 5 स्टार होटल है, ना कोई इतने अमीर लोग हैं, और अगर कोई अमीर होगा तो वो मेरे को तो धक्का मार के बाहर निकालेगा। कोई अमीर आदमी मेरे को अमीर बनने के बारे में क्यों सिखाएगा? बोले वो मैं मदद कर सकता हूं आपकी। मैंने कहा कैसे? बोले इस धरती पे एक अमीर आदमी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना अमेरिका, वैसे अमीर लोग अपना ज्ञान किसी को देते नहीं है, लेकिन एक अमीर आदमी ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अमीर होने का ज्ञान दिया। और आज दुनिया के जितने भी रिचेस्ट लोगों को आप जानते हो, फोर्ब्स मैगजीन में जिनका भी नाम लिखा हुआ है ना दोस्तों, वो सारे के सारे लोग उस एक आदमी के ज्ञान की वजह से, और वो ज्ञान फ्री में अवेलेबल है, वो सारा ज्ञान फ्री में अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें फ्री से सबसे ज्यादा एलर्जी है। उर्दू बीसी छाबड़ा जी अपनी मीटिंगों में कहते थे कि इस दुनिया में फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। कैसे वैल्यू नहीं है? बोले हार्ट के ऑपरेशन के 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हार्ट के ऑपरेशन के 5 लाख खर्च होते हैं, आदमी जाता है बाईपास करवाता है, लेकिन वही हार्ट के ऑपरेशन के 5 लाख रुपए से वो बच सकता है बशर्ते वो रोज सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। डॉक्टर कहता है घूमने से हार्ट की बीमारी नहीं होती है, आदमी कहता है घूमूंगा नहीं, 5 लाख दूंगा ऑपरेशन करवा लूंगा। तो बोले फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है। मैंने कहा साहब मैं वैल्यू करूंगा, बस मुझे बता दीजिए। और तब उन्होंने एक लाइन बोली जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। इफ यू वांट टू, वैसे आप अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम यूट्यूब लाइव जा रहा है, ये रिकॉर्डेड रहेगा, आप वहां से बाद में भी इसको रिपीट सुन के भी आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तब उन्होंने मेरे को नाम बोला, उन्होंने कहा उस आदमी का नाम था मिस्टर जे पॉल गेटली, जो 26 साल की उम्र में इस धरती के पहले अरबपति बने थे। लखपति करोड़पति नहीं बात कर, अरबपति, और वो भी डॉलर टर्म्स में, यानी इंडियन करेंसी में INR में करोगे तो खरबपति होता है। 26 साल की उम्र में एक लड़का इस धरती का सबसे बड़ा अरबपति बना, और अरबपति बनने के बाद मजे की बात, उसने सारी संपत्ति दान दे दी। और जब संपत्ति दान दे दी तब एक पत्रकार गया इंटरव्यू लेने के लिए, और उस पत्रकार ने बोला सर यू आर सो ग्रेट, आप बहुत महान आदमी हो कि आपने इतनी दौलत कमाई और बाद में दान दे दी, लेकिन सर हमें आपसे एक सवाल पूछना है जो पूरी दुनिया इस सवाल से परेशान है कि ये शख्स ने ऐसा किया कैसे, कैसे वो ऐसा कर पाया कि वो सारी एसेट को दान कर पाया।
आप अमीर कैसे बने, और अगर कोई आदमी आप जैसा बनना चाहे तो क्या बन सकता है? उन्होंने कहा यस इट इज पॉसिबल। और तब उन्होंने कुछ बातें बताई, वो बातें आज भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। जे पॉल गेटी की आपके बारे में डालोगे तो गूगल आपको सब दे देगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं 2 मिनट के लिए। जे पॉल गेटी साहब ने एक बात बोली थी, अगर कोई आदमी अमीर बनना चाहे तो उसको क्या करना होगा। इफ यू वांट टू बिकम रिच, मैं उन्हीं के शब्दों में कोट करके बोल रहा हूं, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच and do he is doing, one day you will be the rich। अगर आप, हिंदी कर देता हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो ऐसे किसी शख्स को ढूंढो जो पहले से अमीर है, और फिर वो करो जो वो करता है, एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे। इफ यू वांट टू बिकम रिच, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो फाइंड समवन हु इज रिच, उसे ढूंढो जो अमीर है, एंड डू ही इज डूइंग, और वो करो जो वो करता है, वन डे यू विल बी रिच, एक दिन आप भी अमीर हो। मैंने कहा साहब बात तो आपने बहुत अच्छी बोल दी, लेकिन साहब किसी अमीर आदमी को मैं ढूंढ लूं, उससे मिल लूं, तो मिलेगा क्यों वो मेरे से? मान लो मैं मिल भी लिया तो वो अपना सीक्रेट मेरे को बताएगा क्यों? उनका उसका भी इंतजाम किया हुआ है। जे पॉल गेटी साहब ने इसके बारे में भी बताया हुआ है कि अगर आपको अमीर बनना है तो क्या करना होगा, ये करना होगा। तो किसी वही पत्रकार ने जो सवाल मैंने मेरे अपलाइन से पूछा, वही पत्रकार ने उनसे पूछा, वही पत्रकार ने जो उनसे पूछा कि सर कोई अमीर आदमी किसी को बताएगा क्यों अपना सीक्रेट? उन्होंने कहा उसका भी इलाज बता रहा हूं। अगर आपको अमीर बनना है तो 4 चीजें नोट कर लो। और मेरे को लगता है इस जूम कॉल में जितने भी हम साथी बैठे हैं, बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि सबने हैंड राइज किया था, सबने चैट में। 4 चीजें नोट कर लीजिए दोस्तों। पहला, अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस। अब मैंने बिजनेस बोला है तो बाकी सारी चीजें जो भी आप करते हो ना, बाकी सारी चीजें जो भी आप लोग करते हो, वो सब चीजें वो है जो आपको अमीर नहीं बना सकती। दैट्स इट। अगर अमीर बनना है तो पहली शर्त यह है कि आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार मैं तो बिजनेस ही करता हूं पहले से, मैं तो पहले से दूध बेच रहा हूं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं। वाह क्या बात है, मौज बन गई, अब तो ये दूध बेच के अपन अमीर बन जाएंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। और मेरे भाई कई सुन रहे होंगे इस जूम कॉल में जो अपना बिजनेस करते हैं, वो खुश हो रहे होंगे। पहली चीज आपके पास बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, आपका बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट का होना चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हो। आप कार बेच के अमीर नहीं हो सकते, आप ट्रक बेच के अमीर नहीं हो सकते, आप बस बेच के अमीर नहीं हो सकते, आप हवाई जहाज बेच के अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि ये चीजें जिंदगी में 1 या 2 बार ही इंसान परचेज करता है। रतन टाटा जी की टाटा मोटर लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन टाटा नमक प्रॉफिट वाली कंपनी है, जिसको हम टाटा कंज्यूमर बोलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस प्रॉफिट वाली कंपनी है, जो सारी कंपनियों का घाटा भरती है, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले प्रोडक्ट बनाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यानी आपका बिजनेस ऐसा प्रोडक्ट का होना चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हो, यानी एफएमसीजी का होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मसाले, दालें, हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, कपड़े, जूते, चप्पल, ग्रोसरी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेडिसिन, ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते। मैं तो और खुश हुआ साहब। मैंने कहा अपना तो ऐसा है कि लोगों की आंख ही नहीं खुलती सुबह जब तक अपन ना दिखे तब तक, क्योंकि अपन तो दूध वाले हैं। दूध तो सबसे ज्यादा नेसेसरी प्रोडक्ट है। मैंने कहा सर जल्दी बताओ तीसरा काम क्या है? 4 बोले थे ना, तीसरा बताओ। उन्होंने कहा तीसरा, आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए। बहुआयामी होना चाहिए। बहुआयामी मतलब बहुत सारी जगह पे फैला हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे
भूकंप से, बाढ़ से, कंपटीशन की वजह से, सरकारी कोई कारणों की वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए। अब मैं थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि मैं तो एक छोटे से शहर में, जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख है आबादी, उस शहर में बिजनेस करता हूं। मैं तो नहीं कर सकता। मैंने कहा साहब चौथा और बता दो, क्योंकि तीसरे में मेरा मामला गड़बड़ हो गया। मैंने कहा साहब चौथा बता दो। बोला चौथा, आपका बिजनेस आपके ऊपर 3% और दूसरों पे 97% डिपेंड होना चाहिए। 97% दूसरे लोग करे, 3% आप करो, ऐसा बिजनेस आपका होना चाहिए। अब मैं बड़ा पहले एक्साइटेड था, अब मैं बड़ा उदास हो गया। तो उन्होंने कहा कैसे, क्या बात है, आपके चेहरे की हवा कैसे उड़ी हुई है? मैंने कहा सर मैं आपको सच बताना चाह रहा हूं सर, ऐसा कोई बिजनेस मेरे को तो नहीं लगता इस धरती पे होगा जो जयपॉल गेट्टी साहब ने बताया होगा कि 97% कोई दूसरे करे, 3% आप करो और आपका काम हो जाए। उनका है। उस समय उन्होंने मेरे को एयरटेल का उदाहरण दिया था, अभी मैं आपको जियो का, जियो लेटेस्ट में। उन्होंने कहा कि एयरटेल कि सुनील भारती मित्तल, या अभी के जियो से मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एयरटेल के एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जियो के डेटा है मेरे पास, इसलिए मैं जियो से कर रहा हूं। मान लेते हैं जियो बोला उन्होंने कहा कि जियो आज मुकेश अंबानी जी ने स्टार्ट किया, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 कर्मचारियों को नौकरी पे रखा, और 50,000 कर्मचारियों को नौकरी पे रखने के बाद में उन्होंने जियो को शुरू कर दिया। आज हिंदुस्तान में जियो के 1 लाख से ज्यादा सिम सेंटर है जहां पे जियो की सिम मिलती है, और उस सेंटर को और उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जियो के 50,000 कर्मचारी और जियो के जो दुकानदार है वो ऑपरेट करते हैं। कोविड जब आया तो मुकेश अंबानी साहब ने ये पता लगा लिया कि भाई कोविड जो है वो लोगों से फैलता है, मतलब आदमी से कोविड होता है। कोविड की जो गाड़ी है, जो ड्राइवर व्हीकल है, वो आदमी है, इंसान है। और मुकेश अंबानी, मैंने सुना है ऐसा कि वो इंडिया छोड़ के मॉरिशस चले गए थे और वहां जंगल में रहे थे 1 साल। लेकिन मुकेश अंबानी जंगल में गए थे, फिर भी जियो चल रहा था, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का रोल जियो में सिर्फ 3% है। 97% उनके कर्मचारी और उनके दुकानदार और उनके कस्टमर का है। धीरूभाई अंबानी दुनिया से गए तो भी रिलायंस चल रहा था। आज मुकेश अंबानी चले जाएंगे तो भी रिलायंस के कारोबार चलेंगे। 80 कंपनियों से 80 से ज्यादा कंपनियां रिलायंस के बैनर तले तो भी चल रहा है। आकाश और अनंत आएंगे, उनके बाद भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस ऐसा है जो मालिक के ऊपर सिर्फ 3% डिपेंड है। लेकिन मेरा जो दूध का बिजनेस था वो तो मेरे ऊपर 100% डिपेंड है। तो उन्होंने कहा आपको ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा। अब मैंने कहा साहब ऐसा बिजनेस मेरी नजर में तो नहीं है। बोले क्यों? अमूल डेयरी वाला तो यही करता है। अमूल वाले सरदार जी क्या करते हैं? वही तो यही करते हैं ना। दूध पैदा कोई और करता है, गांव में भैंस गाय कोई और रखता है, पैदा कोई और करता है, दूध को इकट्ठा कोई और करता है, संकलन केंद्र पे, चिलिंग सेंटर पे कोई और लेके जाता है, चिलिंग सेंटर पे ठंडा कोई और करता है, और वो वहां से मतलब क्या कि फिर प्लांट में जाता है। सरदार जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया और वो सिस्टम काम कर रहा है। सरदार जी ने क्या किया? सिस्टम बनाया, और सिस्टम बना के एक टीम बनाई, अब काम हो गया। और तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली, जो आज मैं आपको राज की बात बताने जा रहा हूं, इस दुनिया में जो अमीरों की सबसे बड़ी राज की बात है। दुनिया के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना साहब, उन्होंने 2 चीजों पे जबरदस्त काम किया है। पहला, उनके पास एक सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के बाय डिफॉल्ट कोई अमीर नहीं बन सकता। आप सारे अमीरों के नाम लिखिए गूगल में, उनके साथ एक सिस्टम जुड़ा हुआ मिलेगा। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम, टिम कुक या स्टीव जॉब्स एप्पल का सिस्टम, आरसीएम टीसी छाबड़ा जी आरसीएम का सिस्टम, मुकेश अंबानी रिलायंस, रतन टाटा टाटा सन्स। मतलब हर आदमी के पास, जितने भी अमीर लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, जितने भी अल्ट्रा रिच लोग हैं, उन सबके पास एक सिस्टम है। बट अकेला सिस्टम किसी इंसान को अमीर नहीं बना सकता। वो आगे बताऊंगा। अकेला सिस्टम किसी इंसान को अमीर नहीं बना सकता। दूसरी चीज चाहिए उस सिस्टम को चलाने के लिए टीम।
आप देखिए, मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक को चलाने के लिए एक टीम है, इंफोसिस को चलाने के लिए नारायण मूर्ति जी के पास इंफोसिस का एक सिस्टम है और उस सिस्टम को रन करने के लिए एक टीम है। बिल गेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम चलाने के लिए एक टीम है। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस जियो का सिस्टम चलाने के लिए एक टीम है। और टीसी सर के पास में 800 लोगों की टीम है। जब सिस्टम और टीम दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो इंसान अमीर बन जाता है। तो मैंने कहा साहब मेरे पास तो ना तो सिस्टम है ना टीम है, मैं कैसे अमीर बनूं? बोले अब भी इच्छा है अमीर बनने की। मैंने कहा सर अब तो ज्यादा जाग गई, अब तो रास्ता मिल गया, अब ये बता दीजिए क्या करूं? किसी अमीर वमीर से तो मिल नहीं सकता, आप कुछ मदद कर दो क्योंकि आप ही मेरी नजरों में अमीर हो। मेरे पास मोटरसाइकिल है, आपके पास कार है, तो आप मेरे से तो अमीर हो। जब कार में पहुंचेंगे तब आगे किसी हवाई जहाज वाले को पकड़ेंगे, रास्ता तो मिल गया ना। तब उन्होंने धीरे से वो 1260 रुपए का गत्ते का पैकेट जिसपे लिखा हुआ था आरसीएम बिजनेस एनएम किट और 3 जोड़ी कपड़े थे, वो उठाया और उठा के उसमें से फार्म निकाला, बोला ये फार्म साइन करो, 1260 रुपए। मैंने कहा साहब कैसे? बोले ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा आपको यही इंसान बनाने के लिए बना हुआ। ये जो किट है, ये जो आरसीएम की किट है, ये किट के साथ एक सिस्टम जुड़ा हुआ है। मैंने कहा साहब कैसे? बोले टीसी छाबड़ा जी ने 10 लाख करोड़ लगा के एक सिस्टम बनाया है पूरे इंडिया में। अब मैं आज के उदाहरण से समझाऊंगा ताकि वो प्रीवियस डेटा को आप लेंगे तो आपको आज का डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज के डेटा से आपको बता रहा हूं। टीसी सर ने आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ। 20 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड फैला हुआ है, 12 लाख स्क्वायर फीट भिलवाड़ा में, अभी 17 लाख हो गया है, और 3-4 लाख रुड़की में और धुरी में और गुवाहाटी में और सिक्किम विक्किम में, सब जगह के प्लांट को मिला दो तो 20 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा होता है। 20 लाख स्क्वायर फीट का सिस्टम बना के, 200 से ज्यादा डिपो खोल के, 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर खोल के एक सिस्टम हमारे लिए तैयार करके दे। अब ये सिस्टम टीसी सर ने हमें डिजाइन करके दे। सिस्टम चाहिए पहले अमीर होने के लिए, सिस्टम मिल गया। उन्होंने कहा ये कपड़ा ले लो, ये सिस्टम आपको मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा? जे पॉल गेटी के चारों फार्मूले इसमें लागू होते हैं। मैंने कहा साहब बताओ कैसे? बोला सबसे पहले आपने किट ली, आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, मतलब आपके पास एक बिजनेस है। जे पॉल गेटी साहब ने क्या? आपके पास एक बिजनेस है। दूसरा, आपका बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, यानी रोजमर्रा की जरूरत का। तो बोले कपड़ा आदमी जीने से लेके मरने तक रोज पहनता है, धरती पे आने से लेके जाने तक पहनता है, तो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। आने वाले समय में कंपनी हजारों प्रोडक्ट लाएगी, और आज की डेट में हमारे पास अगर बिलिंग रेंज को देखें तो 15,000 प्रोडक्ट है। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो भी 500-700 प्रोडक्ट तो है, कोई गिन के नहीं बता सकता कितने है। टीसीजी को पता नहीं है टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। अगर कोई बोले कि 500 एग्जैक्ट है तो झूठ बोल रहा है। सेठ जी को ही पता नहीं है, क्यों? रोज ही नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो बोलेंगे उससे पहले 4 नए आ जाएंगे। तो 700-800 प्रोडक्ट है और रोजाना जीवन में इस्तेमाल होने वाले हैं। रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इवन अगले दिन सुबह उठने तक, गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सब जगह के प्रोडक्ट है, सब प्रकार के प्रोडक्ट है। तो एफएमसीजी है। तीसरा, आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए। आरसीएम के 15,000 पिकअप सेंटर है हिंदुस्तान में, और आप कहीं भी जाके बिजनेस करो, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो बहुआयामी भी हो गया। राजस्थान में मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा राजस्थान में शुरू में चला नहीं और मेरा राजस्थान में हुआ नहीं। आज राजस्थान में मेरा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से मेरे को हर महीने 2-3 करोड़ का बिजनेस आता है, 2-3 करोड़ का टर्नओवर आता है, यानी बहुआयामी है। चौथा, आपका बिजनेस 97% दूसरे लोगों पे और 3% आप पे डिपेंड होना चाहिए। आप धीरे धीरे सिस्टम ले लिया, टीम बनाओगे तो ये धीरे धीरे आपका ऐसे होता जाएगा। और दोस्तों आज ऐसा ही है, बहनों आज ऐसा ही है। आज पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख लोग मेरी टीम में जुड़े हैं, मोटे मोटे 3 लाख में से 90% लोग कुछ नहीं करते। अब आप बोलिए 3 लाख लोग अमीर, आरसीएम में 3 करोड़ लोग जुड़े थे, 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शायद 2-3 बार ज्वाइनिंग हुई है, उनका रिकॉर्ड में आ रहा होगा डेटा। 2 करोड़ एग्जैक्ट लोग जुड़े हुए, 90% लोग कामयाब नहीं। क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि मैंने आपको चीज बोली थी पहले ही कि अमीर आदमी को 2 चीजों की सख्त जरूरत होती है, और 2 को किए बगैर अमीर नहीं होता है। पहला है सिस्टम, दूसरा टीम। सिस्टम है, टीम नहीं है, सिस्टम बेकार। टीम है, सिस्टम नहीं है, टीम बेकार। दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। शिकंजी बनानी है तो क्या चाहिए? नींबू चाहिए, पानी चाहिए। अगर नींबू नहीं है, पानी नहीं है तो शिकंजी नहीं बनेगी। उसी तरह से
अगर बिजनेस बनाना है तो दोनों चीजें चाहिए, टीम चाहिए और सिस्टम चाहिए। अगर सिस्टम और टीम दोनों नहीं है तो बिजनेस नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा सिस्टम आपको दे दिया टीसी सर ने, अब टीम आपको बनानी है। मैंने कहा सर टीम कैसे बनाऊंगा? बोले ये कपड़ा पहनिए, यानी ये प्रोडक्ट को यूज करिए और अच्छा लगे लोगों को बताना शुरू कीजिए। जब आपको जरूरत है तो लोगों को भी जरूरत है, जब आप यूज करोगे आपको जरूरत है, लोग भी यूज करेंगे, उनको भी जरूरत है, और इस तरह करके आपकी एक टीम बनती जाएगी। और आज पूरे हिंदुस्तान में मैं जुड़ा, मेरे बाद कुछ और लोग जुड़े, फिर उन्होंने कुछ और को जोड़ा, फिर और को जोड़ा, मैं तो मेरी टीम की मदद करता गया। और आज हिंदुस्तान में 3 लाख लोग हैं, 90% कंपनी के काम नहीं कर रहे हैं, 90% मेरे भी काम नहीं कर रहे। क्यों? यहाँ इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है। आरसी बिजनेस में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है। आदमी अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से चला जाता है। जीजा ने आके बोला साले की क्या औकात, ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन कर लिया। जीजा जी गए, छोड़ दिया। तो इस तरह ज्वाइन होते हैं लोग बाग, सिस्टम को नहीं समझते हैं वो, लेकिन वो सिस्टम को ले लेते हैं, लेकिन वो फिर बाद में टीम नहीं बनाते, क्योंकि टीम बनाने के लिए सीखना पड़ेगा और वो टीम नहीं बनाते, इसलिए 90% लोग सफल नहीं हो पाते। मैंने टीम बनाई, 90% लोगों ने काम नहीं किया, 10% लोग काम करते हैं। अगर 300 लोग 30,000 लोग एक शैम्पू पाउच भी रोज यूज करे और मैं उस दिन ना नहाऊं तो भी 30,000 का धंधा हो जाता है। वो एक कप चाय बना के पिए तो 30,000 कप चाय बिक जाती है। मैं अकेला 30,000 कप चाय जिंदगी में कभी नहीं बेच पाऊंगा, लेकिन आरसी बिजनेस के सिस्टम की वजह से और टीम की वजह से 30,000 कप चाय बिक जाएगी मेरी। उन्होंने मेरे को बताया, मैं ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद घर गया तो सबसे पहले तो बीवी ने मेरे को समझाया कि ऐसा सिस्टम काम नहीं करेगा, फिर मेरे दोस्तों ने समझाया, फिर मेरे रिश्तेदारों ने समझाया कि तू गलत फंस गया, लेकिन मैंने कभी भी उनकी नहीं सुनी। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की सुनी जो सफल थे, क्योंकि मेरे को याद था धीरू भाई अंबानी जब चाय पीने जाते थे 5 स्टार होटल में तो लोग उनके साथ वाले उनका मजाक उड़ाते थे। वो बोलते थे डैडी 100 रुपए की कर रहा है, सपने से एक चिल्ली के देख रहा है, 5 स्टार होटल में चाय पी रहा है। बट धीरू भाई अंबानी को मालूम था कि वो चाय नहीं पी रहे थे, वो 5 स्टार होटल में अमीरों की संगत ले रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको अमीर बनना है। वो जो दूसरे लड़के थे उनको मालूम नहीं था कि उनको अमीर नहीं बनना है। वो ठेले पे चाय पी रहे थे, वो ठेले की संगत ले रहे थे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीरी की पट होती है ना, वो आती है, इसलिए गरीब आदमी गरीब की जैसा पढ़ाता है बच्चों को, अमीर आदमी अमीरों की तरह पढ़ाता है बच्चों को। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना माहौल सबसे पहले बदलना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों का साथ लेना होगा। वो एक ट्रेनर कहते हैं यूट्यूब पे, वो कहते हैं आप जो आज कमा रहे हो ना, वो उन 5 दोस्तों का एवरेज हो जो आपके रियल है। जो आपके 5 घनिष्ठ मित्र है ना, उनका एवरेज आप हो। उन 5 की कमाई को 5 से भाग दो, जो भागफल निकलेगा वो आपकी कमाई है। हम जिस संगत में है ना दोस्त, वही संगत की वजह से वही प्रोडक्ट हम तैयार होते हैं। मैंने कसम खा ली थी, मैं टेप सुनूंगा अमीरों के, किताब पढ़ूंगा अमीरों की, मीटिंग में जाऊंगा अमीरों के, बातें सुनूंगा अमीरों की, बातचीत करूंगा अमीरों से। गरीबों के साथ अपन ने संपर्क काट दिया। हाँ, दोस्ती में रिश्तेदारी में कोई है तो उसके साथ में जो थोड़ी बहुत बातचीत होती है वो की, लेकिन जीवन कैसे चलेगा इसके बारे में उनसे कभी बात नहीं। और धीरे धीरे करके इस बिजनेस में मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आई और वो चीजें मैं करता गया। और वो चीजें करते हुए आज मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, 10 मिनट में आपके और लूंगा। 10 मिनट में आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप सब लोगों को ये समझनी चाहिए। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना साहब, वो इसलिए ज्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं। लाइफ के अंदर कभी भी हमें वेल्थ क्रिएट करना है, बड़ा पैसा बनाना है, अमीर बनना है, तो हमें 2 मॉडल है हमारे सामने जिनको हमें समझना पड़ेगा। पहला है एसेट बेस्ड मॉडल। एसेट बेस्ड मॉडल, एसेट बेस्ड यानी एक ऐसा एसेट तैयार करना जो हमें इनकम दे, चाहे हम काम करें चाहे ना करें, उसको बोलते हैं एसेट बेस्ड अपॉर्चुनिटी। और दूसरा जो होता है वो होता है पर्सनैलिटी बेस्ड। 2 प्रकार की इनकम इसको अपन कह सकते हैं कि एक आमदनी जो होती है हमारी एसेट बेस्ड आमदनी होती है। हाँ, मैं सवाल लास्ट में ले लूंगा, आपका जो भी किसी साथ का सवाल है वो लास्ट में ले लूंगा। एसेट बेस्ड जो आमदनी है, वो आमदनी को हम लोग जो कहते हैं वो आमदनी है जो आपकी प्रेजेंस के बगैर आपको आमदनी देती है। जैसे आपका घर है, आपने किराए पे दे दिया, उससे आमदनी आ रही है। आप कोई काम थोड़ा कर रहे हो, आमदनी आ रही है।
आपकी गाड़ी है, आपने ओला उबर में लगा दी, गाड़ी चल रही है, आपको पैसे आ रहे हैं, वो एसेट कहलाती है। लेकिन एसेट बेस्ड इनकम लेने के लिए ये जो ट्रेडिशनल तरीकों की एसेट हम बनाते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा मैनेजमेंट चाहिए, इसलिए ज्यादा लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। लेकिन अमीर बनना है तो हमें एसेट बेस्ड आमदनी बनानी पड़ेगी। और जितने भी अमीर लोग हैं, इन्होंने सिस्टम बनाए ना, वो सिस्टम इनके लिए एसेट का काम कर रहे हैं आज। वो सिस्टम इनके लिए एसेट बन गए, वो टीम इनके लिए एसेट बन गई और ये अमीर बन गए। 90% लोग जो है ना इस दुनिया में, वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि मुझे एसेट बेस्ड इनकम क्यों चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, वो केवल एक ही चीज सोचते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। वो कभी ये नहीं सोचते अगर ये जो मेरे पास है ये छिन जाए किसी कार्ड से। दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 4 चीजें इंसान के वश में नहीं है। और हर इंसान को ये याद रखना चाहिए कि इन 4 में से एक भी हो जाए ना, तो आपकी आमदनी 0 हो जाती है। 4 में से एक हो जाए ना, तो आमदनी 75% नहीं रहती, 25% गया ना। आदमी तो 25% कम हुआ ना, लेकिन आमदनी 0 हो जाती है। तो इसलिए हमेशा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। लेकिन 90% लोग नहीं सोचते। 5% लोग सोचते हैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन वो जिंदगी क्या में निकाल देते हैं। केवल 5% लोग हैं इस दुनिया में जो एसेट के बारे में सोचते हैं और जो एसेट बनाते हैं। सामान्य लोग वही है 95% जो क्या और क्यों में, कैसे में उलझे रहते हैं। 5% अमीर लोग जो होते हैं वो क्यों को अच्छी तरह से जानते हैं। और क्यों अमीर बनना है हमें, इस बात को आप सुनिए। आज बहुत सारी महिला बहनें बैठी है जिनके हस्बैंड शायद कोई काम धंधा करते होंगे, पैसा लाते होंगे, उनको लगता होगा नहीं यार हमें क्या जरूरत है, वो कमा रहे हैं। आपको लगता है कि वो कमा रहे हैं, या जो मेल मेंबर मेरे को सुन रहे हैं, आपको लगता है कि आप कमा रहे हो, बट आप कुछ भी कर रहे हो। एक बच्ची ने अभी सवाल पूछा था कि सर जॉब के बारे में कुछ बताइए, तो ये जॉब का सवाल आपके लिए आ गया स्क्रीन पे। पूरी जिंदगी एक इंसान 20 साल की उम्र से मान लो काम स्टार्ट करता है, 60 साल में रिटायर करता है, 40 साल काम करता है। और इंफोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति, जिन्होंने इंफोसिस की स्थापना की देश में, और बहुत अमीर लोगों में से एक है इंडिया के वो, और बहुत ही मतलब माननीय है वो, एंटरप्रेन्योरशिप के बेताज बादशाह है नारायण मूर्ति साहब। उन्होंने एक बात बोली है, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको, कि एक जिंदगी में एक इंसान इंडिविजुअल लाइफ में इंडिविजुअल काम करके कभी अमीर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अकेला इंसान, और यहां पे हमारे राजस्थानी में एक कहावत बोली जाती है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। मतलब एक अकेला चना है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। इंडिविजुअल एक आदमी 40 साल रोज 10 घंटे काम करेगा, महीने का 250 होगा, साल के 3000 होगा, 40 साल का 1.25 लाख घंटे, 1.25 लाख घंटे काम करेगा, तो वो अमीर नहीं हो सकता है। अमीरी का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। पूरी दुनिया में हमें पढ़ाई करवाई जाती है, पूरी दुनिया में डंडे मार मार के स्कूल भेजा जाता है हम बच्चों, पीट पीट के हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए भेजते हैं। मैं चैट बुक्स में नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो मेरे को बात को खत्म करना है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हर माँ बाप एक ही चीज चाहते हैं कि बच्चा स्कूल टाइम पे जाए और अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से नंबर ले आए, ताकि वो अच्छे पैसे कमाने लगे। कामयाबी मतलब पैसा कमाना, हर माँ बाप का ये सपना है कि वो अच्छे पैसे कमाए। बट कमबख्त पता नहीं क्या ऐसा स्कूल में सिखाया जाता है। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ये मत मानना मैं 9वीं पास हूं तो मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। मेरा बेटा बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, मेरी बेटी एक बीएड कर चुकी है, दूसरी एमएससी फाइनल ईयर में है, साइंस सब्जेक्ट है उसके पास। मैं भी पढ़ाता हूं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बौद्धिक शिक्षा बहुत जरूरी है, बट इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए, इसलिए कि ज्ञान हो जाए क्या करना है और क्या नहीं करना। किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जाता कि अमीर कैसे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा अटपटा सा है, बुरा मत मानना, मैं एक बार स्क्रीन भी बंद देता हूं, माफी चाहता हूं पहले, हाथ जोड़ के कान पकड़ के, गलत लगे तो माफ कर दीजिएगा। इस देश में बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार है, और ये प्रोग्राम यूट्यूब लाइव जा रहा है, डेफिनेटली बहुत सारे इंजीनियर इसको देखने वाले हैं। बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार, मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्यों बेरोजगार है? क्या हमारे देश में इंजीनियरों की इतनी भरमार है कि इंजीनियर चाहिए ही नहीं? जी नहीं, हमारे देश में इंजीनियरों की कमी है।
लेकिन फिर भी बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार है। उसकी वजह बताऊं क्या है? सिर्फ एक वजह है कि उनको पढ़ाने वाले टीचर इंजीनियर नहीं, वो केवल ज्ञान किताब से पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई किताब पढ़ के आपको किताब से रट्टा लगवा दे कि हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ाया जाता है और आपको हेलीकॉप्टर की सीट पे बैठा दे किताब पढ़ा के, क्या आप हेलीकॉप्टर उड़ा लोगे? नहीं उड़ा सकते। आपको कार में कोई किताब पढ़ा के बैठा दे तो आप कार चला लोगे? नहीं चला सकते। और अगर गलती से कोई पानी में उतार दे तो किताब पढ़ा के कि तैराकी की किताब पढ़ लो, रट्टा लगा लिया पूरा 100/100 नंबर तैराकी का एग्जाम दिया, अब आप समुद्र में उतर जाओ और आप तैरो, क्या आप तैर के पार कर दोगे? तैर सकते हो क्या? नो। यानी इसका मतलब इस दुनिया में हमें जो सीखना है वो उससे सीखना है जो वो पहले से जानता है। जो इंजीनियर की पढ़ाई करवा रहे हैं वो खुद इंजीनियर नहीं है। जो वकील BA LLB किए हुए पढ़ा रहे हैं वो खुद वकील नहीं है, उन्होंने एक भी मुकदमा नहीं लड़ा है। इसलिए वकालत करने के बाद वकील के साथ प्रैक्टिस करनी होती है वकील बनने के लिए। जो MBA की पढ़ाई करवा रहे हैं उन्होंने MBA नहीं किया है, MBA की डिग्री है उनके पास, लेकिन वो मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते। कईयों के तो घर का मैनेजमेंट ही बिगड़ा पड़ा है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हम गलत दरवाजा दबा रहे हैं, गलत दरवाजे को टच कर रहे हैं। रियल दुनिया में आपको सिर्फ वो सिखा सकता है जिसने वो काम पहले किया है। रियल लाइफ में वही हो सकता है। दैट इज द फैक्ट। गुरुदेव BC चावड़ा जी ने बिजनेस बनाना क्यों सिखा दिया लोगों को? क्योंकि गुरुदेव BC चावड़ा जी को बिजनेस बनाना आता है। मिस्टर मुकेश कोठारी जी ने क्यों लोगों को बिजनेसमैन बना दिया? क्योंकि उनको बिजनेस बनाना आता है। कदम जी ने, राजाराम जी ने क्यों लोगों को सक्सेस कर दिया? क्योंकि उनको बिजनेस बनाना आता है। पहले उन्होंने बिजनेस बनाया, फिर लोगों को सिखाया। दैट इज ट्रुथ। स्कूल और कॉलेज में जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो खुद गरीब है, वो कैसे हमें अमीर बना सकता है पढ़ा के? इसलिए मैं मेरे बच्चों को बोलता हूं स्कूल में वो पढ़ के आओ जिससे तुम्हें ये ज्ञान हो कि क्या पढ़ना है, घर आके वो पढ़ो जिससे तुम्हें ज्ञान हो कि बनना क्या है। हम लोगों ने मान लिया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ा, पढ़ाई खत्म। अरे पढ़ाई तो वहां से होती है। स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद जो नहीं पढ़ेगा वो जिंदगी भर गरीब रहेगा, क्योंकि उसके बाद शुरू होती है। लोग मेरे को बोलते हैं आप 9वीं पास नहीं हो। अरे स्कूल का 9वीं पास हूं, यहां आने के बाद PhD हो गया। मैं क्या करूं, मेरी आदत है, मैं पढ़ता हूं। कुछ भी करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। एक ट्रेनर है मिस्टर संतोष नायर, वो कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। और धीरूभाई अंबानी साहब ने तो यहां तक बोला था पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अगर आपको अमीर बनना है, इस बात को गांठ बांध लो भाइयों बहनों, पढ़ना शुरू कर दो, बढ़ना शुरू हो जाओ। क्या पढ़ना है? अपने टेक्निकल सीयर ऑफलाइन से पूछो, उससे पूछो, वो बताएगा आपको क्या पढ़ना है। वो किताब बताएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ो, डॉक्टर डेविड जी स्वार्ट्ज को पढ़ो, और बहुत सारे हैं। दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता कि पैसा कैसे कमाया, बट जैसे H2O2 मिलाने से पानी बनता है, एक फॉर्मूला है, H2O2 को मिला दो तो पानी बनता है। उसी तरह से फॉर्मूला ऑफ मनी भी एक है। मनी का फॉर्मूला क्या है? मनी का फॉर्मूला है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर मनी। किसी भी इंसान का रेट, जैसे आलू का होता है, टमाटर का रेट होता है, वैसे ही हर इंसान का एक रेट होता है। रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो मनी निकल जाएगा। रेट को टाइम से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो मनी निकलता है। अब रेट हर इंसान का अलग अलग होता है। मैं 9वीं पास दूध बेचने वाला, मेरी मार्केट वैल्यू 2000। यहां कोई एक क्लास 1 ऑफिसर बैठे होंगे, उनकी वैल्यू 2 लाख। रेट हर इंसान का अलग अलग होता है, लेकिन टाइम भगवान का सबको 24 घंटे ही दिया हुआ है। रेट 2 चीजों से बनता है, पहला है एजुकेशन और दूसरा है एक्सपीरियंस। कितनी पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस लिया है, उससे रेट बनता है। अब मेरे पास में 2000 का रेट है, मैंने पढ़ाई कम की, मेरे पास एक्सपीरियंस कम है, मेरी वैल्यू 2000 है।
किसी के पास में पढ़ाई ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसकी वैल्यू 2 लाख। बट टाइम सबके पास सेम है। रेट जो है वो एक इंसान का फिक्स हो गया, लिमिटेड हो गया। टाइम फिक्स है, भगवान का दिया हुआ, लिमिटेड हो गया। रेट और टाइम दोनों लिमिटेड है, इसलिए मनी लिमिटेड है। सिंपल सी बात है। आपके पास पैसे की कमी है तो सिर्फ एक वजह है, आपका रेट और आपका टाइम लिमिटेड है। अगर आपको अनलिमिटेड मनी चाहिए तो दोनों में से एक चीज को बढ़ा दीजिए। मैथ का फार्मूला यही कहता है, फार्मूला ऑफ मनी भी यही कहता है। अगर आपको किसी एक चीज को बढ़ाना है, मनी को बढ़ाना है ना, तो आपको या तो रेट बढ़ाना होगा या टाइम बढ़ाना होगा। 10 घंटे का टाइम है, आप चाहो तो इसको 20, 30, 40, 50 घंटे कर लीजिए, या फिर आपका जो रेट है उसको बढ़ा लीजिए। अब रेट बढ़ेगा कैसे? आपको एजुकेशन लेनी होगी, दोबारा कॉलेज चाहिए, दोबारा डिग्रियां लीजिए, फिर दोबारा एक्सपीरियंस लीजिए। हिस्ट्री में आज तक ये देखा गया है, कोई भी इंसान अपने रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाए। अगर अनलिमिटेड मनी चाहिए, अभी मनी लिमिटेड है, अनलिमिटेड चाहिए, तो रेट और टाइम दोनों में से एक बढ़ाना होगा। हिस्ट्री में आज तक इतिहास गवाह है, कोई भी इंसान अपने रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया। और अनलिमिटेड को लिमिटेड से गुणा करोगे तो अनलिमिटेड निकलेगा, लेकिन अनलिमिटेड कर ही नहीं पाएगा रेट को कोई आदमी, तो फिर लिमिटेड रेट में तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड पैसा बने। लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउसेज है, टाटा, बिरला, बजाज, बांगर, डालमिया, अंबानी, इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया। वो फॉर्मूला है टाइम मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने टाइम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला निकाला। अब वो करना क्यों है अनलिमिटेड आमदनी? कई लोग कहते हैं साहब ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को अनलिमिटेड आमदनी चाहिए ही नहीं। अनलिमिटेड आमदनी इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे अनलिमिटेड सपने हैं, अभी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आय लिमिटेड है। तो सपने को पूरा करना है तो अनलिमिटेड आमदनी चाहिए। 80-90% लोग इस देश में पूरे दिन मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो बेचारे मेहनत कर करके बाल्टियां ढो रहे हैं एक तरह से। लेकिन इन बाल्टियों के नीचे छेद है, कोई महंगाई का है, कोई बीमारी का है, कोई होम लोन की फीस, कोई कार की फीस, कोई स्कूल फीस, और इसकी वजह से सबकी जेब से पैसे निकलते जा रहे हैं। मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूं वो फार्मूला आपके घर में एक नल लगाने जैसा है। पैसे का नल लग जाए आपके घर में तो कैसा होगा, मजा आ जाए साहब। और वही फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं। मैं वापस घूम फिर के वहीं आ गया हूं जहां से अपनी बात चली थी, जे पॉल गेटी के फार्मूले चले। इस दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। पहला है लोग नौकरी से पैसा कमाते हैं, जिसको हम एक्टिव या पर्सनैलिटी बेस्ड इनकम बोलते हैं। जो मैं आपसे 2 इनकम की शुरू में बात किया था, वो पर्सनैलिटी बेस्ड इनकम और एसेट बेस्ड इनकम। ये जो इनकम है ये पर्सनैलिटी बेस्ड इनकम होती है। आदमी काम करता है, पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद, यानी एक्टिविटी या पर्सनैलिटी। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या छोटे दुकानदार या बिजनेसमैन, जो भी लोग जिनके बगैर काम नहीं चलता, वो सारे के सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। यानी वो कहते हैं अभी मेरा धंधा मेरे बगैर नहीं चलता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये 2 प्रकार के लोग, 95% लोग है पूरी दुनिया में, बट अफसोस पैसा सिर्फ 5%। ये लेफ्ट साइड में एक्टिविटी और पर्सनैलिटी बेस्ड इनकम, यानी जो रेट के द्वारा निर्धारित होती है, वो 95% लोगों के पास पैसा सिर्फ 5% है। और यही कारण है हमारा अड़ोसी, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा दूर का रिश्तेदार, हमारा नजदीक का रिश्तेदार, हमने सबको भागते ही देखा है। सब पैसे के लिए भाग रहे हैं, इसलिए हमें लगता है वो पैसे के लिए भाग रहे हैं तो हमें भी पैसे के लिए भागना ही। सब लोग इसी में उलझे पड़े हैं। हमें लगता है कि भाई सारी दुनिया पैसे के लिए भाग रही है तो हमें भी भागना है। सारी दुनिया गरीब है तो हम भी गरीब है, सारी दुनिया मिडिल क्लास है हम भी मिडिल क्लास है, अमीर तो कोई सा है। कभी भी हम दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये वाले लोग अमीर क्यों हैं। ये वाले लोग अमीर इसलिए क्योंकि एसेट बेस्ड, जिसको हम पैसिव आमदनी बोलते हैं, वो लेते हैं, और वो होती है टाइम बेस्ड। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टाइम को बढ़ा देते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, रिलायंस जियो में क्या किया। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। रिलायंस जियो में मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, वो स्किप हो गया था शायद यहाँ पे, ये वाला। मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, वो बी क्वाड्रेंट का बिजनेस करते हैं। उन्होंने 50,000 लोगों को नौकरी पे रखा। 10 घंटे एक आदमी काम करता है, 5 लाख घंटे पर डे काम। अब एक इंसान करता है पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम। और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अकेला एक दिन में काम लेता है 5 लाख घंटे। जो 1,20,000 घंटे काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो 1,20,000 घंटे काम कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, 1,20,000 घंटे वाला, सॉरी यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये अपना एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन बढ़ा के अपना रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
ये रेट बढ़ाता है और 95% लोग इस दुनिया में रेट ही बढ़ाने में लगे हुए, क्योंकि उनको लगता है अगर हमारा रेट बढ़ जाएगा तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन वो रेट बढ़ाने के बावजूद भी उनकी आमदनी नहीं बढ़ पाती है। क्यों? उनका टाइम लिमिटेड है। और इसीलिए इंफोसिस के नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि इंडिविजुअल लाइफ में एक इंसान कभी भी अपने दम पे अमीर नहीं बन सकता, अकेला अपने दम पे अमीर नहीं बन सकता। अगर उसको अमीर बनना है तो उसको लोगों का साथ चाहिए, उसको लोगों का सहयोग चाहिए। वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि ये फॉर्मूला उन्होंने काम में लिया था कि वो लोगों का टाइम ले लो। अगर मुकेश अंबानी के 50,000 एम्प्लॉय 10 घंटे काम करते हैं, 5 लाख घंटे रोज काम होता है, अगर 90% काम का पैसा सारा मुकेश अंबानी इन्हीं को वापस दे दे तो भी 10% बचता है, तो भी 50,000 घंटे रोज हर दिन होता है। 50,000 घंटे। और यही चीज मेरी हो रही है। 30,000 लोग अगर 1 घंटा भी रोज आरसीएम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी आत्माराम का काम 30,000 घंटे हो रहा है रोज। आत्माराम 2 घंटे 3 घंटे काम करने वाला आदमी, उसके काम से अमीरी थोड़ी आ जाएगी उसके घर में। लेकिन वो 1-1 घंटा भी टीम जुट जाती है और वो टीम काम करती है तो आत्माराम अमीर हो जाता है। सो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको अमीर होना है, अगर आपको पैसे वाला बनना है, तो आपको, चाहे आप यहां हो, मैं पहले नौकरी करता था, दूध बेचता था, तब कहां था? यहां था, नौकरी करता था तब। यहां से मैं यहां आया, खुद का काम शुरू किया, 400 से 4,000 का आदमी बना। लेकिन यहां से 4,000 से 4 लाख का तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2.25 लाख का आदमी बन गया, 2.5 से 3.25 लाख। यहां से यहां है। अब यहां से यहां आने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था, ना मैं जियो जैसा सिस्टम बना सकता था। ये देखिए, बिजनेस ओनर क्या करते हैं? बिल्ड ए सिस्टम एंड ओन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सिस्टम बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको एसेट बेस आमदनी आती है, क्योंकि वो टीम और वो सिस्टम उनके एसेट बन जाते हैं। वो टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए उनका वेल्थ मल्टीप्लाई होता है। सो अगर हमें अमीर बनना है, अगर हमें बहुत सारा पैसा बनाना है, अगर हमें इस दुनिया में रिच होना है, तो हमें एसेट बेस आमदनी पे काम करना होगा। और एसेट बेस आमदनी जो है वो आरसीएम बिजनेस देते हैं। क्या करते हैं हम आरसीएम बिजनेस में? कुछ नहीं करते हैं, 2 काम करते हैं आरसीएम, सिर्फ 2 काम करते हैं, ज्यादा 3-5 कुछ नहीं करते। पहला काम हम क्या करते हैं? हम अपनी दुकान होल लाइफ के लिए बदल देते हैं, परमानेंट बदल देते हैं। ना हमें कोई क्वालिटी चाहिए, ना हमें कोई ब्रांड चाहिए, ना हमें कोई ना चाहिए। भाई ऐश्वर्या कहती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, तो आत्माराम को उस लक्ष्य से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्माराम को यह बात अच्छी तरह से पता है कि ऐश्वर्या पैदा हुई थी ना तब गोरी थी। उसके माँ बाप का रोल है उसके गोरेपन में। अगर वो ब्राजील में पैदा होती है, या कीनिया में पैदा होती है, श्रीलंका में, श्रीलंका तो फिर ठीक ठाक है, अगर वो वहां पे क्रिस गेल जिधर से वेस्ट इंडीज से आता है, अगर उधर पैदा होती ना, तो काट के लक्ष्य का अगर उसके लेप कर देते ना तो भी वो काली रहती। तो वो झूठ बोलती है, मेरे को पता है वो झूठ बोलती है। मुझे पता है अमिताभ बच्चन साहब पहले मैगी की ऐड करते थे, नूडल्स 2 मिनट में झट से तैयार। मुझे पता है वो नहीं खाते क्योंकि उनके पेट में अल्सर है। वो गेहूं की रोटी नहीं खाता, वो आदमी अब मैगी थोड़ी खाएगा, बट वो बेच देती। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा अमिताभ बच्चन लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए। क्यों? बोला कचौरी खा ली थी, हाथ में फंस गई, और बेच रहे थे। हाजमोला टीवी पे, हाजमोला हजम सब चाहे जब। मैंने कहा यार ये लोग पैसा कमाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और अपन कह रहे हैं ब्रांडेड यूज कर रहे हैं। अपन ने ब्रांड को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आरसीएम को अपना ब्रांड बना। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आई, अगर मैं ब्रांड यूज करूंगा तो ब्रांड कोई और बनेगा, अगर मैं ब्रांडेड यूज करूंगा तो ब्रांड कोई और बनेगा, मैं आरसीएम का यूज करूंगा तो ब्रांड में बनूंगा। आपको भी ये बात को समझना है, किसको ब्रांड बनाना चाहते, खुद को या किसी और को? विराट को बनाओ, सचिन को बनाओ, सलमान को बनाओ, या खुद को बनाओ। पेपर में लिखना, जितने लोग उनका ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हो ना, वो सबका नाम लिखना और बोलना, पूछना इनको ब्रांड बनाना आया है या खुद को ब्रांड बनाना है? खुद को बनाना है, आरसीएम, बात खत्म। महंगा है, सस्ता है, काम का नहीं है, बेकाम का है, बेकार का है, कुछ भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। कुरकुरे की ऐड आती है ना, वो टेढ़ा है पर मेरा है। कैसा भी है, काला गलूटा बैंगन झूठा मेरा है। पहला काम, हम आरसीएम के 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, 2 टांगों पे चलता हुआ आदमी टाइप का कोई भी मिले, उसको इन प्रोडक्ट के बारे में बताने से शर्म नहीं। आदमी टाइप का 2 टांगों पे चलता हुआ मिले, उसको इन प्रोडक्ट के बारे में बताने से शर्म और परहेज नहीं करते।
वो क्या सोचेगा वो उसका काम है। अगर उसके बारे में मैं सोचने लग जाऊं तो वो क्या करेगा? वो अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा, गंवार सोचेगा, बुद्धू सोचेगा, बेवकूफ सोचेगा, वो जो मर्जी मेरे बारे में सोचे, मेरे को उसके सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है अमिताभ बच्चन जब ऐड देता है तो उसको पता है कि मैं किसी के सिर में वो बालों में तेल लगा रहा हूं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो मैं नाई नहीं हूं। मैं 2 करोड़ 3 करोड़ लेके उसके सिर में हाथ मार रहा हूं 2 सेकंड के लिए। अगर उसको 2 सेकंड, इतने बड़े मिलेनियम स्टार को शर्म नहीं आती है पैसे कमाने के लिए 2 सेकंड किसी के सिर में तेल का हाथ मारते हुए, तो इस आत्माराम को शर्म क्यों आती है आरसीएम का प्रोडक्ट किसी को बताते हुए? लेना है नहीं ले, बाढ़ भी लेना नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। मेरे 4 फीट के दायरे में जो आ गया ना, और 2 टांगों में है और आदमी टाइप का है, मैं नहीं बख्शूंगा उसको। मैं उसको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, या तो वो मेरे को देख के भाग जाएगा या मेरी टीम में शामिल हो जाएगा, बात खत्म। अब ये बताना कैसे है, इसके बारे में मैं रोज सीखता हूं कि उससे बात कैसे करनी है, उसको नाम लेके पुकारना है, उसके प्रोफेशन की तारीफ करनी है, वो सब कुछ मैं सीखता हूं। सीखने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम यूएस ने डिजाइन करके दिया हुआ है, मैं उस सिस्टम को फॉलो करता हूं। यूएस का एजुकेशन सिस्टम है, आजकल तो आरसीएम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, यूएस का चैनल और गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का ये चैनल, बहुत सारे चैनल हो गए। यूएस के चैनल पे 6 बेसिक 8 कोर 7 कोर्डिनल के 21 वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाइए, 6 बेसिक टच करिए, 6 बेसिक निकल जाएंगे, 6 अलग अलग लीडर ने बताइए, उनको फॉलो करिए। 8 कोर पे टच करोगे 8 वीडियो निकलेंगे, उनको फॉलो करिए। और 7 कोर्डिनल 7 को टच करिए, 7 वीडियो निकलेंगे, उनको सीखिए, उनसे रोज ज्ञान लीजिए। मत सुनिए यूट्यूब पे जाके बड़े बड़े भांत के लीडरों को, कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। वो सब रिसर्च करने के बाद आपके सामने बैठा हूं। 6 बेसिक 8 कोर 7 कोर्डिनल के जो वीडियो है उनको देखिए, उनको जो तरीके बताए गए हैं, अत्री साहब ने लिस्ट बनाने का तरीका कैसे बताया है, महावीर जी ने प्लान के बारे में कैसे बताया है, वत्स साहब ने कोई और चीज के बारे में कैसे, वो जो उन्होंने बताया है उसको नोट डाउन कीजिए और उसको अपने जीवन में डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई कीजिए। एक दिन आप भी यहां बैठे होंगे, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा होगा। ये आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है, यही हिंदुस्तान के लाखों लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद। अब कोई सवाल पूछ रहा था वो पूछ सकते हैं, थैंक यू। कोई बात दे लूं जी गुरुदेव। मेरे ख्याल से आज आपने पूरा का पूरा एकदम नेटवर्क इंडस्ट्री का जो निचोड़ है, और जिससे नेटवर्क इंडस्ट्री यहाँ बैठे हुए हर आदमी को अगर आज समझ में नहीं आया ये बात, तो फिर उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो इतना गहरा रहस्य कि भाई आपके पास किस तरह का बिजनेस होना चाहिए और उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल और लाइव चीजों के माध्यम से जो जानकारी दी है, वो अगर आप लोगों ने बहुत गहराई से समझी और उसमें से जो भी आपको ठीक लगी उसको भले अभी आप यूट्यूब पे देख के दोबारा देख के नोट्स बना के कुछ थोड़ी सी चीजों को भी अगर अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आत्माराम जी ने बहुत समय दिया और बहुत शानदार मोटिवेशन भी दिया आज आपने। आज एक मोटिवेटर की तरह से आप पूरा कमाल का मोटिवेशन दे रहे थे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और चूंकि समय काफी आपसे सीखा हूं सब। हाँ बिल्कुल, समय बहुत अच्छा हो गया है, तो अब हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने के बजाय जी सर हाँ ठीक है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.